नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने समय एवं ऊर्जा का प्रयोग अपनी पढ़ाई को एक और रफ्तार देने में कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो अपनी ये यूपीएससी या पीसीएस की जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका जो मुख्य टारगेट अभी चल रहा है ये प्रीलिम्स 2024 उत्तर प्रदेश का है और साथ ही में 2025 के भी जो प्रीलिम्स होने वाले हैं उसमें सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। टोटल हम लोग लगभग 30,000 प्रश्नों के क्रम में आगे धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आज हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं ये दृष्टि का स्पीड टेस्ट नंबर 1 है। तो दृष्टि का स्पीड टेस्ट नंबर 1 ये 2024 का है और साथ ही में ये हमारा जो टोटल भाग है इसका दृष्टि स्पीड टेस्ट का ये आपका छठा भाग है। तो इस छठे भाग में देखते हैं कि कौन से हमारे प्रमुख प्रश्न ऐसे हैं जो कि करंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि भाई देखिए करंट क्या होता है। करंट आपका परिवर्तित होता रहता है, लेकिन जो आपका जनरल स्टडी जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, सामान्य अध्ययन का कोई भी भाग आपका परिवर्तित नहीं होता। वो आपका वैसे ही वैसा पूछा जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको जीएस का पार्ट उसी तरह आपको याद रखना है, लेकिन हाँ करंट का जो पार्ट है वो हम लोग हटाते रहेंगे बीच में अगर हम नेक्स्ट जा रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए आपका करंट का भी पूरा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपके एग्जाम्स के पहले मैं आपको करंट का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग पूरी तरह से अपने करंट को रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा है, उस प्रश्न पे डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न। यहीं पे हमने लास्ट अपने क्वेश्चन को छोड़ा था, 125 तक का किया था। वहीं जो लास्ट क्वेश्चन होता है हम लोग वही उठाते हैं, मतलब टोटल एक दिन में हम लोग 26 प्रश्न करते हैं। तो ये 125वां प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है? विकल्प आपके हैं क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया या फिर कोसोवा। तो कौन सा आपका सही आंसर है? वैसे दोस्तों बता दें ये आपको ये करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट 1 जनवरी 2023 के आसपास का करंट है। अब ये कब हुआ था? तो क्रोएशिया, जो इसका सही आंसर है, ए विकल्प सही है। क्रोएशिया जो है एक यूरो क्षेत्र में शामिल हुआ था। किसमें? तो यूरो क्षेत्र। यूरो क्षेत्र क्या है? यूरो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई सारे देश मिलके, जैसे कि हम मान लेते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में एक फ्री जोन बनाएं, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका और भारत, ये सब मिलके एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण करें जिसमें आपकी मुद्रा भी एक रहेगी, व्यापार करने के लिए कोई भी आपका सीमा शुल्क नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपका आसानी से हो सकता है। तो इसी तरह से जो ये यूरो क्षेत्र है, यूरो क्षेत्र के अंतर्गत आपकी जो आधिकारिक मुद्रा रहती है वो यूरो ही रहती है। तो अभी क्रोएशिया इसका जो है एक नया सदस्य बना है और उसने जो है यूरो अपनी जो उनकी यहाँ की पर्सनल मुद्रा थी, उस पर्सनल मुद्रा जिसको बोलते थे कुना, क्या बोलते थे? जैसे आपसे पूछा जाए कि क्रोएशिया की पहली मुद्रा कौन सी थी, तो ये भाई कुना थी। तो कुना आपकी जो है ये मुद्रा थी। तो कुना से हटाकर आपको ये यूरो हो गई है। अब कुना को अगर किसी के पास है, तो जैसे भारत में जब नोटबंदी हुई थी तो आप अपनी नोट को बैंक में ले जाके परिवर्तित करा सकते थे, तो इसी तरह से अब कुना में भी चल रहा है। आपके पास अगर मतलब क्रोएशिया में चल रहा है, अगर आपके पास कुना मुद्रा है तो उसको यूरो में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा 125वां प्रश्न है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 126 नंबर प्रश्न। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी, यह क्या है? अब जो मिसाइल पृथ्वी सेकंड है इसमें के बारे में पहले ही बता दिया गया ये आखिर है क्या। तो भैया ये मिसाइल है। तो मिसाइल पृथ्वी सेकंड खबरों में थी या क्या है, मतलब क्या थी, क्या इसमें बोल रहा है कि विशेषता इसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसने खुद बता दी ये क्या थी। तो क्या ये तो एक मिसाइल थी। अब इसमें कैसी मिसाइल थी, विच टाइप ऑफ मिसाइल, तो वो बात करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है सतह से सतह पे मार करने वाली, मतलब सरफेस टू सरफेस पे जो अटैक करते हैं उसकी बात कर रहा है। दूसरा है हवा से सतह में मार करने वाली, एयर टू जो है सरफेस की बात कर रहा है। अगला है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो मतलब सरफेस टू एयर मार करने वाली, या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब गाइडेड मिसाइल क्या होती हैं? ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनको एक बार फिक्स कर दिया जाए तो वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती हैं। तो दोस्तों अभी जैसे कि ये किस लिए है, तो ये इसका जो परीक्षण किया था ये भारत सरकार ने किया था। कहाँ पे किया था? तो ओडिशा के तट पे किया गया था। कहाँ पे?
तो ओडिशा तट पे, ओडिशा तट पे परीक्षण रेंज जो है वहाँ पे किया गया था। और ये सरफेस टू सरफेस के मार करने वाली मिसाइल, कहाँ से, तो सतह से सतह। सतह से सतह, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बता दें, ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन को हम लोग सेम ट्रीट करेंगे। 2024 के लिए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट रखते हैं और 2025 के लिए इसे हम लोग डिनाई करते हैं, मतलब 2025 में इसे आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 127 नंबर प्रश्न है। वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया है। विकल्प आपका है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर या फिर उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है आपका, क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। जो कि गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, वहाँ पे उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का, मतलब जो परेड, मतलब झांकियाँ निकाली गई थी उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के क्वेश्चन के साथ क्या होता है कि ये परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही नहीं करना, मतलब ये क्वेश्चन आप बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। मैंने तो इसलिए डाल दिया क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में पड़ा हुआ है। अब टेस्ट सीरीज में किस आधार पर डाला गया, क्योंकि अभी तो 2024 का हो चुका है गणतंत्र दिवस परेड। तो अब गणतंत्र दिवस परेड 2024 को आपको याद रखना है, ना कि 2023 का आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसे आपको अच्छे से आपको रिवाइज करना है, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। वैसे उस साल की बात करते हैं 2023 में, तो कहीं ना कहीं ये मानस खंड थीम पे आधारित था। किस पे, मानस खंड थीम पे आधारित था, तो इसीलिए उत्तराखंड इसका सही आंसर है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत क्या गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका, ये करंट का क्वेश्चन है। अब इसमें कौन है, तो विकल्प दिया गया M.N. कीरावानी, चंद्र बोस, राहुल सिप्लीकुंज या S. राजा मौली। तो इसका सही आंसर क्या है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि अभी एक जो है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जो है वो किया गया था, जो कि कौन सा था, ये 80वें नंबर का था, 80 नंबर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है किसने जीता है। तो पहली चीज़ तो नाटू नाटू ने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है, तो नाटू नाटू गीत ने जीता है। आप जैसे बात करते हैं ये किस फिल्म से संबंधित, तो ये RRR फिल्म से संबंधित है। साथ ही में ये जो इसके संगीतकार निर्देशक हैं ये M.M. कीरावानी है। इसके जो निर्देशक हैं, संगीत निर्देशक, ये कौन है, M.M. कीरावानी है। वहीं गीतकार की बात करते हैं तो गीतकार कौन है, चंद्र बोस हैं। मतलब ये क्या है, ये हैं गीतकार, ये हैं संगीत निर्देशक, संगीत निर्देशक, ये संगीत निर्देशक हो गए। इसमें पूछा गया कि गीतकार कौन है। अब गीतकार की बात कर रहा है तो इसके गायक कौन है, तो ये गायक हैं राहुल सिप्लीकुंज हैं गायक, इसके गायक हैं राहुल सिप्लीकुंज और काल भैरवी, राजमौली, ये सब लोग इसमें जो है फिल्माए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब गीतकार को पूछा है तो गीतकार कौन है, तो ये चंद्र बोस, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर संगीत निर्देशक की बात करते तो M.M. कीरावानी थे। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक के तो पेपर के लिए है। फिलहाल 2025 में आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, तुरंत डिनाई कर दीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं हम अगले प्रश्न को अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है। ये भी टोटल करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो करंट के क्वेश्चन को आपको सेम एज ट्रीट करना, 2024 के लिए याद रखना है, 2025 के लिए भूल जाना है। तो इसमें क्या है, ईशान किसान, शुभमन गिल या फिर यशस्वी जायसवाल या ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया इसका सही आंसर है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है ये सबसे कम उम्र में क्रिकेटर बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे बात करते हैं कौन, तो ये जो है
चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला 130 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जैसे ग्रैमी अवार्ड पूछा जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड को किसने जीता है? तो ये पहली चीज़ तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि एक बार पीसीएस के पेपर में डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, या ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। रिकी केज को मिला है, AR रहमान को मिला है, इलैया राज को मिला है, या MM कीरावानी को मिला है? तो किसको मिला है ये आपको बताना है। तो ये रिकी केज को मिला है। जो भारतीय संगीतकार हैं और निर्माता हैं रिकी केज, उन्होंने अपने करियर का तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। कौन सा? तो ये तीसरा अवार्ड इन्होंने जीता है, तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अब इनका जो एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स, उसके एल्बम के ऊपर इन्होंने जीता है। चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। ये सारे करंट के क्वेश्चन है। अगला 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? कौन से? तो काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है। विकल्प आपका है कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी या फिर अहमदाबाद। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो ये मुंबई है। काला घोड़ा कला महोत्सव हर साल फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कब? तो प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में मुंबई में आयोजित किया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुसांस्कृतिक कला महोत्सव में से एक है। और इस वर्ष पहली बार जो है, मतलब 2023 में जो है पहली बार क्या किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और मुंबई मैंने इसे लोकप्रिय प्रतिष्ठित उत्सव में भाग लिया है। तो इसीलिए आपको याद क्या रखना है? तो मुंबई। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये जीएस में भी पूछा जा सकता। महोत्सव की बात है तो ये जीएस में भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको कट नहीं कराया। इसे आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हमारा 132 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? किसने नेशनल ज्योग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर जीता है? ये करंट का क्वेश्चन है। विकल्प क्या दिए गए हैं आपको? कार्तिक सुब्रमण्यम, साज जंग, कल्याण वर्मा या संदेश कदूर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये विकल्प आपका सही होगा, कार्तिक सुब्रमण्यम। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम। तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन में आपका टाइम कम लगता है, वहीं अगर जीएस का पार्ट आता है जिसको एक्सप्लेनेशन किया जाता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा 133 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों अब जैसे कि ये 2023 के बारे में बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक जो 2023 है उसमें स्थान क्या रहा है। हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में ये प्रश्न दिया गया, लेकिन 2023 की जगह पे अगर 2024 का ये आ जाता है तो हमें इसमें 2024 का याद करना रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है? तो ये क्वेश्चन है करंट का। तो करंट के क्वेश्चन के साथ एक ही ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, वो आपको पता है। तो इसमें विकल्प क्या दिया गया? 40वां दिया गया, 42वां दिया गया, 43वां दिया गया या फिर 44वां दिया गया। तो 133 का कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 42वां, मतलब 42वां स्थान था। 133 का 42वां क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको जो है मतलब इसमें जारी क्या किया जाता है, तो ये अमेरिका द्वारा जारी की जाती है, और इसमें लगभग 55 जो विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको दिया जाता है, उनको शामिल किया जाता है। और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अनुसार जो है भारत कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ बाजार जरूर है, लेकिन ये अभी भी किस स्थान पे? तो 55 देशों में 42वें स्थान पे है। तो अब जैसे बात करते हैं इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? तो सबसे पहले नंबर पे अमेरिका आता है। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं अगर इस रिपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? तो फर्स्ट नंबर पे आता है अमेरिका। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 134 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक समूह के बारे में बात कर रहा है, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन है करंट का, लेकिन अभी तो फिलहाल याद रखना है आपको। 2025 में भूल जाइएगा पूरी तरह से, लेकिन 2020 में याद रखिए।
मतलब 2024 में, याद रखिए। विकल्प आपका है अजय बंगा, आमिय कुमार बागची, विवेक देबराय या रघुराम राजन। तो कौन है वो शख्स? तो ये अजय बंगा है। अजय बंगा को कब? तो ये 2 जून 2023 को जो है विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। कितना? तो 5 वर्ष का कार्यकाल। तो आपको इस प्रश्न को कब तक याद रखना है? तो अगले 5 वर्ष तक, मतलब 5-3-28 2028 तक इस आपको प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में किसे इस समय कौन काम कर रहा है? तो अजय बंगा कर रहे हैं। तो 2025 में भी आपको इसे याद रखना है, 2026 में भी याद रखना, 27 में भी याद रखना, 2028 2 जून 2028 तक का आपको याद रखना। अजय बंगा विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। तो और वहीं पे अगर इनका बात करते हैं कि लगभग इस समय वैश्विक जो संगठन है ये विश्व बैंक, इसके अभी तक ये किस में काम कर रहे थे अजय बंगा? तो अजय बंगा अभी तक का मास्टर कार्ड जो था, मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ थे। तो मास्टर कार्ड क्या है? सभी लोगों को पता है मास्टर कार्ड एक एटीएम कार्ड है जिसको सर्विस प्रोवाइड होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी एक संस्था है मास्टर कार्ड, उसमें काम कर रहे थे। अब इनको दिया गया है विश्व बैंक की जिम्मेदारी, जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए। इसे आपको अच्छे से याद रखना। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें सभी के क्षेत्र दिए गए हैं और व्यक्ति दिया गया है। तो आपको बताना ये है कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। उसका क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र कुछ और है, इसमें कुछ और क्षेत्र दिया गया है। विकल्प क्या है? कनक रेले क्या मोहिनीअट्टम से संबंधित है? जैस्विन एल्ड्रियन लांग्स जंतर में संबंधित, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाजी में से संबंधित है, रचित रविंद्र ये किससे संबंधित है? शतरंज से। तो क्या आपको इसमें से कौन सा गलत लग रहा है, यही बताना है आपको। अब जैसे बात करते हैं कनक रेले, तो ये मोहिनीअट्टम से ही संबंधित है। आपका ए विकल्प सही है। जैस्विन एल्ड्रियन लांग्स जंतर से ही संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये भारतीय खेल निशानेबाजी से संबंधित। वहीं रचित रविंद्र की जब बात हम लोग करते हैं तो ये शतरंज से न संबंधित होकर किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये आपका गलत हो जाता है और इसमें नहीं ही पूछा गया है, तो आप जो मार्क करेंगे OMR शीट में वो डी विकल्प ही मार्क करेंगे। आपका मतलब सही आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। फैक्ट के रूप में ही आपका इसमें क्रिकेट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 136 नंबर प्रश्न है। विनेश ANR खिलाड़ी हैं, किस चीज़ के खिलाड़ी हैं ये पूछा गया है? हॉकी के, क्रिकेट के, शतरंज के या फिर फुटबॉल के? तो ये जो है भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसके? तो भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं विनेश NR। तो आपको इसे याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 137 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास को लिखा है? किसने लिखा है भैया? विक्ट्री सिटी। तो आपको पुस्तकें भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं। तो विक्ट्री सिटी पुस्तक जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये फरवरी 2023 में प्रकाशित की गई। ये करंट सारा पुराना है। विकल्प दिया गया है अरुंधति राय, विक्रम सेठ, किरण देसाई या सलमान रुश्दी। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा बताइए? तो ये सलमान रुश्दी। ये सलमान रुश्दी द्वारा का उपन्यास है जो कि ये प्रकाशित किया गया था फरवरी में, विक्ट्री सिटी। और इनके अब तक जो है 15 उपन्यास अगले मतलब प्रकाशित हो चुके हैं लगभग टोटल, और 14 पूर्व में एक, ये 15वां हो चुका है। तो इसे आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा 138 नंबर प्रश्न है। यायातोसो झील हाल ही में चर्चा में रही या स्थित है? भैया ये भी करंट का क्वेश्चन है, लास्ट वाला भी करंट का क्वेश्चन था, लेकिन वो GS भी बन सकता है। लेकिन आपको ये भी याद रखना, यायातोसो झील हाल में चर्चा में रही या स्थित है। कहाँ? लद्दाख में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो 138 का क्या सही हो जाएगा? तो ये लद्दाख में स्थित है। अब यायातोसो जो झील है ये किस लिए चर्चा में रही? तो कहीं ना कहीं ये पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है और इसे लद्दाख के पहले जैव विविधता स्थल
के रूप में प्रस्तावित किया गया है। क्या, किस लिए? तो जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में ये इसे प्रस्तावित किया गया है। और इसमें लगभग इसकी ऊंचाई मतलब लद्दाख में कहाँ पे है, तो ये अगर समुद्र स्थल से बात करते हैं तो ये 4820 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। ये एक खूबसूरत झील है जिसमें लगभग जो मतलब यहाँ पे क्या है, पक्षी बहुत इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना, ए विकल्प से लद्दाख में। चलते हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला 139 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस फिल्म ने वर्ष 2023 में बाफ्टा पुरस्कार जीता है? करंट का क्वेश्चन है, ओनली 2024 के लिए याद करना है, आगे नहीं याद करना है। बाफ्टा पुरस्कार जीता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, द बंसीज ऑफ इनिशेरिन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एलव्यू। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? आपको 139 का पूछा जा रहा है। तो 139 का जो सही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये आपका सही बाफ्टा पुरस्कार जीता है इस फिल्म ने। जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बात करते हैं तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट जीता है। वहीं पे अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो केट ब्लेसेंट ने जीता है। किसने? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो ये केट ब्लेसेंट थी, ब्लेसेंट थी। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो ऑस्टिन बटलर थे। कौन थे? तो ऑस्टिन बटलर थे। तो आपको ये याद रखना, ये हैं अभिनेत्री, वो हैं अभिनेता जिसको बोलते हैं। अभिनेत्री और ये हैं अभिनेता। चलते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 140 नंबर, नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? ये आपको बताना है। तो भैया नीति आयोग जो कि भारत में बनाया गया है किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। तो उसके नए सीईओ कौन है? यह है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो आपको जीएस या जीके में भी याद करना है करंट का क्वेश्चन, तो इसे याद करिए। नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बहुत लोगों को पता भी होगा, ये अमिताभ कांत हैं, रविकांत हैं, BR सुब्रमण्यम हैं या राजदीप सरदेसाई हैं। तो इसका सही आंसर कौन है? तो भैया ये BR सुब्रमण्यम हैं। इनको नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं तो ये क्या थे अभी तक का? तो ये 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है 141 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। 2023 में रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? सौराष्ट्र के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, बंगाल के द्वारा या फिर मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है, ए विकल्प आपका सही है। सौराष्ट्र के द्वारा जो है 19 फरवरी को कहाँ? कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रणजी ट्रॉफी को जीता गया। कहाँ पे? तो कोलकाता में, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में रणजी ट्रॉफी को जीता गया है। तो दोस्तों इसे आपको याद रखना है। 141 नंबर प्रश्न है। चलते हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? पहला है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है। चलते हैं हम आगे विकल्प बात करते हैं। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, विज्ञान में महिलाएं, STI का भविष्य, शिक्षा कौशल एवं कार्य पर प्रभाव। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगर 2023 में ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाएगा तो उसका भी विषय आपको याद रखना है। लेकिन हाँ, वो हो सकता प्रश्न आपसे पेपर में ना पूछे, क्योंकि अभी तुरंत 17 मार्च को एग्जाम है, 28 फरवरी को ये दिवस मनाया जाएगा। तो 2023 को ही इसमें याद रखना। ये क्वेश्चन भी करंट का है आपका।
लेकिन दिवस जो होता है, दिवस आपका जीएस में आता है, तो आपको जीएस जीके में इसे याद रखना है। जीएस और जीके में इसे आपको याद रखना है। अब इसका विषय आखिर क्या था, बताइए, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय आपका था ये वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। बी विकल्प आपका सही है, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान के साथ में 2023 का ये दिवस मनाया गया था। अब ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 1986 में। कब? तो 1986 में जो रमन प्रभाव की खोज की गई थी, उस रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है, मतलब इस दिवस को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 143 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन ये सारे करंट के हैं। आपको ये करंट के क्वेश्चनों को इस पेपर में हटा देना है, मतलब इस पेपर में 2024 के पेपर में आपको याद रखना है, 2025 के पेपर में इनको हटा देना है, सिर्फ जीएस वाले पार्ट को देखना है। चलते हैं, बात करते हैं। गौरव अहवालिया, प्रतिभा पारकर, रुचिरा कंबोज या दिनेश भाटिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 143 की बात करते हैं तो इसका सी आंसर सही है, रुचिरा कंबोज। इन्होंने जो रुचिरा कंबोज है, ये एक सामाजिक विकास मामलों के से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ में राष्ट्रीय विकास आयोग के अध्यक्षता को संभाला है। तो आप चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है 144 नंबर, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? विकल्प आपका है एन जोकोविच, स्टेफानोस सितसिपास, राफेल नडाल, कार्लोस अल्काराज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 144 का क्या हो जाएगा? तो ये इसका 144 का सही है, ए एन जोकोविच। पुरुष एकल वर्ग 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये नोवाक जोकोविच, इसका पूरा नाम क्या है, नोवाक जोकोविच ने जीता था। और इन्होंने जो फाइनल था उसमें स्टेफानोस जो है सितसिपास को हराया था, मतलब इनको हरा के नोवाक जोकोविच ने जीता था। जीते ये थे और ये हारे थे, ये आपको याद रखना है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और वहीं पे अगर बात करते हैं यहीं पे महिला एकल वर्ग की, तो महिला एकल वर्ग में कौन जीता था? तो इसमें अरियाना सबालेंका, जो बेलारूस की, अरियाना सबालेंका, ये कहाँ की हैं? तो ये बेलारूस की हैं, बेलारूस। अरियाना सबालेंका ये बेलारूस की हैं, इन्होंने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। और तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 145 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? विकल्प है आपका लद्दाख, कोहिमा, दीमापुर, रियासी। ये करंट का क्वेश्चन है भाई, साथ में आगे चल के ये जीएस और जीके में भी तब्दील हो जाएगा। किसमें? जीएस और जीके में भी बदल जाएगा। तो आपको इसमें सही टिक करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रियासी। अब रियासी कहाँ पे है? तो ये J&K में है, मतलब जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में है। तो यहाँ पे टोटल कितने लिथियम के भंडार पाया गया? लिथियम का भंडार तो 5.9 मिलियन टन। कितना? तो 5.9 मिलियन टन जो है दुर्लभ तत्व एक है लिथियम, उसके तत्व मिले हैं। अभी तक का जैसे बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो भंडार, मतलब सबसे बड़ा जो आयात हम लोग करते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ करते थे। और कहीं ना कहीं बात करते हैं विश्व के सभी भंडारों का अगर बात करें कितना प्रतिशत है, तो ये 5.7% है। जो संपूर्ण विश्व में भंडार अगर 100% माने तो भारत में कितना है? 5.7% अभी तक का ये पाया गया है। चलते हैं हम लोग देखते हैं अपने अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये जीके और जीएस दोनों में पूछा जाएगा। राष्ट्रपति भवन के जो मुगल गार्डन है, अभी तक उसे मुगल गार्डन कहा जाता था, अब उसका नाम क्या है? तो विकल्प आपके दिए गए अमृत उद्यान, नवीन उद्यान, गिर उद्यान या राम वाटिका। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन आपका सही है, ये अमृत उद्यान। जो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, ये भारत के जो आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि में किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू
ने इस अमृतोत्सव को मनाने के लिए ये किया गया है। तो अमृत उद्यान याद रखिएगा। चलते हैं, हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 147 नंबर। भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट के सभी क्वेश्चनों पे 2024 में आपको याद रखने हैं, 2025 में आपको छोड़ देने हैं। जिनमें जीएस हम लोग नहीं टैग करते हैं वो विकल्प आपका क्या है? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन दोस्त या फिर ऑपरेशन मैत्री। तो 147 नंबर का आपका सही क्या होगा? तो ये होगा ऑपरेशन दोस्त। मतलब भारी भूकंप जो आया था तुर्की और सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना ने किसका शुरू किया था? तो ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया था। तो आपको इसे याद रखना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला 148 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास लिखा गया है? विकल्प आपका है अमी कुमार बागची, मेघनाथ देसाई, सुमन बेरी या सुगाता बोस। तो इसका सत्य आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इसका बी आंसर सही है, मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास में मेघनाथ देसाई ने उन विचारों के संग्रह पर कहीं ना कहीं आलोचनात्मक आप निरीक्षण करते हुए ये जो विश्व भर में अर्थव्यवस्था फैली हुई है उसके बारे में लिखा है। इसमें जैसे कि इन्होंने एडम स्मिथ से लेकर जॉन मेनार्ड की इन सभी लोगों को शामिल किया। तो आपको इसे याद रखना है। और इसका सही आंसर क्या है? तो मेघनाथ देसाई है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? वैसे दोस्तों ये है तो एक आपका करंट का प्रश्न, लेकिन ये आपके जीएस एंड जीके में भी उसी तरह से पूछा जाएगा जैसे आपका अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभ्यास है। अभ्यास जब भी अगले साल होगा तो आपको पूछा जाएगा, तो इसे आपको हर साल याद रखना है क्योंकि ये होते रहते हैं। किसी का 1 साल के अंदर होता है, किसी का 2 साल के अंतर्गत होता है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है कि आखिर इसका क्या है। तो तर्कस अभ्यास किसके बीच में आयोजित किया गया था? भारतीय तटरक्षक, ICG तथा अमेरिकी विशेष अभियान बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड या फिर अमेरिकी विशेष अभियान बल, भारतीय वायुसेना या जापान वायुसेना, भारतीय वायुसेना या रॉयल यूनाइटेड किंगडम वायुसेना। तो किनके मध्य किया गया था? तो ये आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है किसके मध्य? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और अमेरिकी विशेष अभियान बल के मध्य इसको आयोजित किया गया था। तो ये क्या है? संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास है। मतलब आतंकवाद को बढ़ावा ना दिया जाए, ऊपर से बढ़ने ना दिया जाए, इसके लिए इसको किया गया। हम चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा ये अगला और अंतिम प्रश्न है आज का। विकल्प आपका है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का विषय क्या है? अब जैसे दोस्तों बात करते हैं, इसमें 2023 के विषय की बात कर रहा है। वहीं पे आपसे 2024 में अगर आप पेपर देंगे तो अगर 2024 की बात करते हैं तो जो 2024 को भी आपको याद रखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको याद रखना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कम मनाया जाता है, सभी को यही बताना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड दिवस। तो इसके विकल्प की बात कर लेते हैं। वेटलैंड रिस्टोरेशन डे, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, और अगला क्या है? वेटलैंड एंड वाटर, और वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप सभी लोग। आपको कमेंट भी करना है। और साथ ही में जैसे यहाँ की हम बात कर रहे हैं कि ये 2023 के बारे में पूछ रहा है। जब आप 2024 का पेपर देंगे तो 2024 में अगर आपका ये पेपर मतलब ये डे मनाया जा चुका होगा तो ये आपसे पूछा जाएगा। अगर 2025 में पेपर दे चुके हैं तो 2025 में आपसे पूछा जाएगा। तो इसे आपको मतलब एक तरह से क्या करना है? याद ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के आगे निकल जाना है। तो आपको इस साल भी याद रखना, अगले साल भी याद रखना, उसके अगले साल भी याद रखना, और हर साल आपको याद रखना है। तो ये मनाया जाता है कब? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी, ये आपकी थीम क्या थी बताइए भैया? थीम आपकी क्या थी? तो इसकी थीम थी आपकी वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये आपकी थीम थी 2023 की। और जब हम लोग करंट पढ़ेंगे तो करंट में 2024 की भी बात कर लेंगे क्योंकि 2024 का यह वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जा चुका है।
तो दोस्तों आज की जो है हमारे प्रश्न की श्रृंखला थी वो यहीं तक थी, और इस तरह से हम लोगों ने अपनी दृष्टि टेस्ट 1 को पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग इसमें आगे दृष्टि टेस्ट 2 या फिर दृष्टि जो टेस्ट है 3 है या फिर इसके आगे के क्रम में हम लोग देखते रहेंगे जो भी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि कुछ हमारा भी मोटिवेशन हो सके और हम आपको इससे अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर उपस्थित हो सकें। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।